हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने स्टैटिक इनर क्लास के बारे में बात कर ली, तो अब हमें नॉन स्टैटिक इनर क्लास के बारे में भी समझ लेना चाहिए। तो इस लेसन में हम नॉन स्टैटिक इनर क्लास के बारे में बात करेंगे और उसके एक एग्जाम्पल से उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे। तो सीधे सिंटैक्स पे आते हैं कि हम नॉन स्टैटिक इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में पिछले लेसन की वीडियो में बता ही दिया था कि क्लासेस को डिफाइन करने के सिंटैक्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इनर क्लास में। केवल एक स्टैटिक कीवर्ड का डिफरेंस है। स्टैटिक इनर क्लास में स्टैटिक आ जाता है, नॉन स्टैटिक इनर क्लास में स्टैटिक नहीं आता है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे नॉन स्टैटिक इनर क्लास के। उसके लिए हमें यहाँ वाला पार्ट बिल्कुल सेम है स्टैटिक इनर क्लास के जैसा। आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम, आइडेंटिफायर नेम जो भी आप देना चाहें ऑब्जेक्ट को। फिर उसके बाद कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंस जो एक है सबसे बड़ा वो ये है कि हमें यहाँ पे आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉट लगा के न्यू ऑपरेटर से पहले। तो आपने इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले अपने कोड में अगर कोई आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तभी आप नॉन स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर एक आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और इसको प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद हम इनर क्लास का नाम लिखेंगे और फिर जो भी आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं कंस्ट्रक्टर को वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से नॉन स्टैटिक इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर उसके बाद नॉन स्टैटिक इनर क्लास के ऑब्जेक्ट सारे डेटा मेंबर्स या मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं आउटर क्लास के। वो स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, जो भी हो, आप उन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है स्टैटिक इनर क्लास और नॉन स्टैटिक इनर क्लास में। स्टैटिक इनर क्लास केवल स्टैटिक मेंबर्स और मेथड्स को ही एक्सेस कर सकता था, मगर नॉन स्टैटिक इनर क्लास आउटर क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है अपने कोड में। तो अब इस डायग्राम से समझते हैं कि इंटरनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन कैसा है। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में लिखा था ये, मगर तब भी ये डायग्राम दिखा देता है कि ये रिलेशन किस तरह से बने हैं। यहां मैंने दो नॉन स्टैटिक इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और एक स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इंटरनली नॉन स्टैटिक इनर क्लास के ऑब्जेक्ट आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से लिंक्ड रहते हैं और वो उन्हीं ऑब्जेक्ट से लिंक रहते हैं जो आप यहां पे प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ इनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। नॉन स्टैटिक इनर क्लास के केस में ये लिंक क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नॉन स्टैटिक इनर क्लास आउटर क्लास के हर मेंबर को एक्सेस कर सकता है। अब अगर उसे हर मेंबर को एक्सेस करना है तो स्टैटिक मेंबर्स तो वो एक्सेस कर लेगा किसी तरह से। इंटरनली कुछ लिंक बने होंगे कि वो स्टैटिक जो भी वेरिएबल्स बने हैं उस मेमोरी एरिया को यूज कर पाए, देख पाए, उनका एड्रेस रख पाए अपने पास। मगर नॉन स्टैटिक मेंबर्स और मेथड्स के केस में हर ऑब्जेक्ट डिफरेंटली उनको इस्तेमाल करता है और उनके पास सेपरेट कॉपी मेंटेन रहती है हर नॉन स्टैटिक मेंबर्स और मेथड्स की। तो अगर आपको आउटर क्लास के किसी नॉन स्टैटिक मेथड या मेंबर को एक्सेस करना है तो आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि बिना आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के आप किस मेथड या मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं वो आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे। वो तो इंटरनली दिस के थ्रू स्पेसिफाई होते हैं, जो दिस इंटरनली एक रेफरेंस पास होता है। तो यहां पर वो रेफरेंस जानने के लिए, वो रेफरेंस चाहने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि
आप जब भी कोई नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर या मेथड को एक्सेस करना चाहें किसी इनर क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो आप असल में इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के मेंबर्स और मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। और वो रिलेशनशिप इस तरह से बनी होती है इंटरनली। इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के पास एक रेफरेंस होता है आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का, ताकि वो उसके स्पेसिफिक नॉन स्टैटिक मेथड्स और मेंबर्स को एक्सेस कर पाए। इसलिए हम यहां आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है। तो आप इस रिलेशन के थ्रू इसके सारे नॉन स्टैटिक मेंबर्स और मेथड को एक्सेस कर लेंगे इनर क्लास के ऑब्जेक्ट से, या इनर क्लास के जो भी आपने मेथड्स बनाए हैं क्लास में डायरेक्टली। मगर जो नॉन स्टैटिक हैं, नहीं सॉरी, जो स्टैटिक हैं, उनको एक्सेस करने के लिए वो इस तरह का कोई रिलेशन बना रहता है। आउटर क्लास के हर ऑब्जेक्ट के पास तो सारे स्टैटिक मेंबर्स और मेथड का एक्सेस होता ही है, एक कॉपी मेंटेन्ड होती है, मगर वो सारे उसको रिफर कर सकते हैं। तो वो रेफरेंस इस तरह से बना होता है इंटरनली। इसके पास इसका रेफरेंस है और इसके पास इसका रेफरेंस तो होगा ही, क्योंकि ये आउटर क्लास के स्टैटिक मेंबर्स और मेथड हैं और हर आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के पास इनका रेफरेंस होता ही है। तो इस तरह से नॉन स्टैटिक इनर क्लास के रिलेशन बने होते हैं इंटरनली। अब स्टैटिक इनर क्लास के केसेस में क्या होता है, सिंपल है। आप यहां कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करते आउटर क्लास का, तो ये केवल स्टैटिक मेंबर्स और मेथड को ही एक्सेस कर पाएंगे। और वो रिलेशन ऐसा बना होता है, वो उन सबको रिफर कर सकता है। इस रिलेशन को आप एग्रीगेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसे लैंग्वेज में या फिर जावा के पढ़ाने के सेंस में एसोसिएशन कहा जाता है। ये एक तरह का एसोसिएशन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो अब सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर है पिछले एग्जाम्पल का। आउटर क्लास, एक इंटीजर मेंबर, एक स्टैटिक मेंबर, एक स्टैटिक ब्लॉक, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक डिस्प्ले मेथड। इनर क्लास में थोड़े से चेंजेस हैं। यहां स्टैटिक नहीं है तो ये नॉन स्टैटिक इनर क्लास हो गई। एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर है, प्राइवेट इंट डी, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और इसका खुद का एक डिस्प्ले मेथड है। वो प्रिंट कर रहा है ए ऑफ ए बी इज ए, यानी वो स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है डायरेक्टली, क्योंकि वो कर सकता है। नॉन स्टैटिक इनर क्लास आउटर क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर वो बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट की, यानी जो भी आउटर क्लास का रेफरेंस आपने प्रोवाइड किया है एट द टाइम ऑफ इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उससे जब आप डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो वो आउटर क्लास के जिस भी मेंबर का या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा उस ऑब्जेक्ट के पास, उसका बी प्रिंट कर देगा। वो यहां से रिफर होके ले सकता है। फिर उसके बाद मैंने यहां पे ये वाला डी प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले मेथड बंद किया, नॉन स्टैटिक इनर क्लास बंद की और आउटर क्लास बंद कर दी। यहां से आप इस कोड को लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक क्लास के अंदर कितनी भी इनर क्लासेस बना सकते हैं। ये असल में पिछले वाले लेसन के कोड का एक्सटेंशन है। मैंने स्टैटिक इनर क्लास को हटा दिया है क्योंकि मैं कोड को लंबा नहीं करना चाह रहा था, मगर अगर आप साथ में भी लिखें तो कोई एरर नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं मेन मेथड पे। हम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास ए बी। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट तो वैसे ही बना है जैसा हम अभी तक बनाते आए हैं। obj1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 10, तो बी को वैल्यू हो गई असाइन 10। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया इनवोकिंग डिस्प्ले ऑफ obj1, जो यहां पे प्रिंट हो गया। आप आउटर से आउटपुट से एक ही साथ लिंक देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने obj1.display कॉल किया, जो इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा। प्रिंट होगा a ऑफ ए बी इज 5 और b ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, जो इन दो लाइन से प्रिंट होके दिख रहा है।
फिर उसके बाद आते हैं क्रिएटिंग एन अनदर ऑब्जेक्ट obj2 ऑफ ab, यानी आउटर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया obj2, उसमें b को वैल्यू पास कर दी 15, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन स्टैटिक इनर क्लास d, वो भी प्रिंट हो गया। और फिर मैंने इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ab.d obj इक्वल्स टू obj1.new d और आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 30, यानी इस d को असाइन हो गई वैल्यू 30 obj1 के, obj1 के d को वैल्यू असाइन हुई है 30। तो मैंने obj को obj1 का रेफरेंस प्रोवाइड किया है यहां पे। तो फिर जब मैं डिस्प्ले मेथड यहां कॉल करूंगा इस obj का, यानी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है, तो वहां पे क्या क्या प्रिंट होगा, a ऑफ ab इज a, यानी a की वैल्यू जो 5 है वो प्रिंट हो गई, स्टैटिक मेंबर आउटर क्लास का। b ऑफ एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट इज 10, यानी obj1 का b प्रिंट हो रहा है यहां पे, और obj1 को मैंने b में वैल्यू क्या पास की थी 10। तो आप लिंक देख सकते हैं यहां पर किस तरह से बना है। obj जो बना है उसके पास obj1 का रेफरेंस है इनर लिंक के थ्रू, और उस लिंक से उसने obj1 का b एक्सेस किया है और b को प्रिंट कर दिया है। फिर उसके बाद यहां पे प्रिंट हो जाएगा obj का डेटा मेंबर जो d था, इसको वैल्यू मैंने यहां पास की थी 30। तो इस तरह से स्टैटिक इनर क्लास और नॉन स्टैटिक इनर क्लास होते हैं जावा में। इनके कुछ छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं कि आपका कोड थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर आप इनर क्लासेस बनाते हैं, आप सारे मेंबर्स को एक्सेस कर लेंगे इनर क्लास में, तो आप कोड को इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के केस में थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं कि आप प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। बहुत सारे जावा कोर्सेज में या जावा बुक्स में भी, या फिर जो स्कूल्स में जावा पढ़ाई जाती है, इनर क्लासेस को उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है। आप बड़े बड़े जावा प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम बनाएंगे तो इनर क्लास के उतने कोई खास एप्लीकेशंस नहीं है, मगर फिर भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और इसे पढ़ना चाहिए। अब हम अगले लेसन से एनोनिमस क्लासेस के बारे में कुछ बात करेंगे।